Hello and welcome to MKG Biotech Club. So we start a new series in which we are going to start with some topics and we will discuss about these topics in detail. So we started with genetics, which is a very important topic for many exams, and this is my second lecture. So second lecture is Mendel's law. ओके सो मेंडल्स लॉ एज यू नो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया इंट्रोडक्शन में, जहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है बेसिकली. अब मेंडल्स लॉ की बात करें, यू नो दैट जेनेटिक्स मींस द कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो इसके बारे में कई सारे साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे कि बेसिकली वो क्या चीज़ है, क्या फैक्टर है जिसकी वजह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए. बट मेंडल एक ऐसे थे जिन्हें सक्सेस मिली, और उनको सक्सेस मिलने के दो रीजन भी ये थे. एक तो ये कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स कंसीडर किए थे, दीज आर सम कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो उन्होंने सिलेक्ट किए थे, उनमें उन्होंने एक बार में एक चीज को सिलेक्ट किया. दैट मीन्स उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर भी देखा और रिसेसिव भी देखा और उसके बीच में क्रॉस कराया. तो इसकी वजह से उनका जो रिजल्ट आया दैट इज वेरी क्लियर, और उन्होंने उसको नोट डाउन भी किया. ठीक है, उन्होंने जो प्लांट सिलेक्ट किया दैट इज पाइसम सटाइवम और पी प्लांट, मटर का पौधा. तो इसका क्या होता है, लाइफ टाइम भी काफी कम होता है, मतलब वो इजीली ग्रो करा के उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स भी ऑब्जर्व करने को मिले. ठीक है, एंड जो कैरेक्टर्स उन्होंने कंसीडर किए थे उनको उन्होंने नोट डाउन किया. ठीक है, एंड इस तरीके से समराइज किया जो आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, मैंडल्स लॉ पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं. एंड बेसिकली जो मैंडल्स ने कैरेक्टर्स कंसीडर किए थे, ये कैरेक्टर्स में डोमिनेंट क्या था, रेसेसिव क्या था, इस पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ये आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक इमेज भी ली है जो आई थिंक आपकी स्कूल लेवल की, आई थिंक 11th की है. ठीक है, बट आपको इजीली समझ में आ रहा है कैरेक्टर्स क्या क्या थे, क्योंकि एक बार समझ आ जाएगा तो आई थिंक आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोई चीज आपको इजीली समझ आ जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन है सीड का शेप. ठीक है, सीड का शेप अगर आपका राउंड है दैट मीन्स ये डोमिनेंट कंडीशन को शो कर रहा है, और वहीं पे अगर रिंकल्ड है दैट मीन्स इट्स अ रेसेसिव कैरेक्टर. अगेन अगर सीड के कलर की बात करें तो येलो कलर इज द डोमिनेंट वन एंड ग्रीन वन इज द रेसेसिव वन. फ्लावर की पोजीशन बात करें तो मटर में जो फ्लावर्स निकलते हैं वो दो कलर्स को शो करते हैं. द वन इज वॉयलेट इज डोमिनेंट वन एंड द अनदर वन विच इज वाइट कलर, ये रेसेसिव कंडीशन को शो करता है. अगेन पॉड शेप, जो मटर होती है बेसिकली जिसके अंदर दाने होते हैं, दैट इज नोन एज पॉड. उसको अगर हम उसके शेप की बात करें तो अगर वो पूरा फुल है तो दैट इज डोमिनेंट, और अगर कंस्ट्रक्टेड है मतलब चिपके हुए हैं आपस में दोनों उसके पार्ट्स, तो वो जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है उसे रेसेसिव कंडीशन की तरह शो किया जाता है. पॉड के अगर हम कलर की बात करें तो पॉड का कलर अगर ग्रीन है दैट इज रेसेसिव, और अगर वहीं पे वो येलो कलर है तो ये सॉरी अगर ग्रीन कलर है दैट इज डोमिनेंट, एंड अगर येलो कलर है तो वो आपका रेसेसिव कैरेक्टर है. फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो ये जो फ्लावर्स हैं देखो साइड में अगर निकल रहे हैं दैट इज एक्सेल पोजीशन, तो ये आपके कैसे हैं, डोमिनेंट शो कर रहे हैं. वहीं पे अगर ये लास्ट में टर्मिनल्स पे निकल रहे हैं तो ये आपके जो है रेसेसिव कंडीशन को शो कर रहे हैं. अगेन अगर प्लांट की हाइट की बात करें तो आपको पता ही है टॉल जो है डोमिनेंट है एंड डॉर्फ वन इज द रेसेसिव वन. ये जो फिगर था ये आपको समझाने के लिए था कि पॉट शेप क्या होता है, पॉट कलर क्या होता है, पोजीशंस क्या है. ठीक है, बट ये आपके लिए एक स्मॉल टेबल बनाई हुई है जिसमें जो फर्स्ट में लिखा है दीज आर द डोमिनेंट वन, एंड जो लास्ट में लिखे हैं दीज आर द रेसेसिव. ठीक है, तो ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस आते हैं. Okay, 7 contrasting characters which are taken by Mendel for his experiment, and these are characters. Okay, stem height, flower color, flower position, pod shape, pod color, seed shape and seed color. Okay, नाउ अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो कई बुक्स में मेंशन है देयर आर 3 लॉज ऑफ मैंडल्स, लाइक मैंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बट बेसिकली दो ही लॉ होते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है दैट इज नॉट अ लॉ, ये एक थ्योरी थी जो उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं एक बात कही थी मेंडल ने कि जो कैरेक्टर्स always expressed होते हैं, that means these expressed in homozygous condition as well as in heterozygous condition, these are dominant one, मतलब वो dominant होते हैं और वो अपने आप को दोनों कंडीशन में शो करते हैं. तो इट्स नॉट अ
लॉ, ठीक है, वो कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था, वो उन्होंने एक बात बोली थी जिसको कई जगह पे आपको एज अ लॉ देखने को मिलेगा, बट इट्स इटसेल्फ नॉट अ लॉ। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नाम से सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है, या सेपरेट होना, ठीक है, अलग अलग हो जाना बेसिकली। तो इसका मतलब यहाँ क्या अलग अलग होने की बात हो रही है? तो मेंडल ने ये बोला कि जब उन्होंने फर्स्ट कुछ कैरेक्टर्स लिए, एक डोमिनेंट लिया, एक रेसेसिव लिया, उनको क्रॉस कराया, तो जो क्रॉस कराते हैं इसे कहते हैं पेरेंट्स प्लांट। ओके, तो कैरेक्टर उन्होंने फर्स्ट क्या कंसीडर किया? स्टेम हाइट, tall one is the dominant one and the dwarf one is the recessive one। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर से एक्सप्लेन डिजिग्नेट करते हैं और जो आपके रेसेसिव होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिजिग्नेट करते हैं। ओके, तो जब हमने क्रॉस कराए, गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस हुए? कैपिटल टी है तो दोनों वही प्रोड्यूस होंगे, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी प्रोड्यूस होंगे दोनों। तो जो फर्स्ट जनरेशन मिली हमें P1 प्रोजेनी या सॉरी F1 प्रोजेनी एंड और F1 जनरेशन, उसमें सारे के सारे कैसे प्लांट थे? टॉल थे, बट टॉल होने के बावजूद वो कैसे थे? हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहे थे, एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था। ठीक है, अगेन उन्होंने सेल्फिंग कराई, इन्हीं प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया। अब जब आपस में क्रॉस कराया तो गैमीट्स किस टाइप के प्रोड्यूस हुए? अब दो गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, अगेन एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। जो रिजल्ट आया वो कुछ डिफरेंट था प्रीवियस वन से। यहाँ F2 जनरेशन कही जाएगी क्योंकि सेकेंड जनरेशन है। इसमें उन्हें क्या रिजल्ट मिला? उन्होंने दो कैटेगरी में रिजल्ट को समराइज किया। द फर्स्ट वन इज फिनोटिपिक एंड सेकंड इज जीनोटिपिक। अब ये बात भी क्लियर होनी चाहिए, फिनोटिपिक क्या होता है? जो हमें देखने में पता चल रहा है, मतलब उन्होंने जो प्लांट्स क्रॉस कराए, उन्होंने देखा अगर 4 प्लांट्स रिजल्ट में मिले उन्हें, तो उनमें से 3 तो टॉल थे और एक शॉर्ट था या डॉर्फ था, ठीक है, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो। तो उन्होंने कहा 3:1। लेकिन जीनोटिपिक सॉरी, अगर जीनोटिपिक की बात करें तो जीनोटिपिक में बेसिकली क्या था कि एक तो ऐसा था जो टॉल भी था और होमोजाइगस भी था, दो ऐसे प्लांट्स थे जो टॉल तो थे लेकिन वो हेट्रोजाइगस थे, और अगेन एक ऐसा था जो डॉर्फ था, दैट इज होमोजाइगस और रेसेसिव वन। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने ये बोला कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में आपस में छुप गए थे या हाइड हो गए थे, मतलब जो रेसेसिव कैरेक्टर्स थे, जब नेक्स्ट जनरेशन में अगेन क्रॉस हुआ तो वो अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं प्रीवियस वन से। ठीक है, मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो मिक्स हो गए, फर्स्ट जनरेशन में नहीं ऑब्जर्व हुए तो वो फ्यूचर में कभी ऑब्जर्व ही नहीं होंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में या कमिंग जनरेशंस में अपना एक्सप्रेशन शो जरूर करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे। That both the characters are recovered as such in the F2 generation, thought one of these is not seen in the F1 stage। ठीक है, मतलब F1 में नहीं मिले थे लेकिन F2 में ऑब्जर्व हुए। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम से पता लग रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब आपस में रहना, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंड ना करना। अब क्या हो रहा था, फर्स्ट वाले में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए और वो ये कह रहे थे कि जो हमने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, वो दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपस में भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। वो जहां पे प्रेजेंट होंगे अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, जहां नहीं प्रेजेंट होंगे नहीं शो करेंगे। ओके, इटसेल्फ वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं अपना कैरेक्टर शो करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द नेम इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। The law of independent assortment, also known as the inheritance law, states that alleles of different genes assort independently of one another during gamete formation। ठीक है, जब gamete formation होता है तो वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। While Mendel's experiment with mixing one trait always resulted in 3:1 रेशियो, जो कि उन्होंने पहले वाले में बताया था, बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव फिनोटाइप। हिज एक्सपेरिमेंट विद द मिक्सिंग टू ट्रेट्स और द डाइहाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पे रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिला। रिजल्ट क्या मिला? 9:3:3:1, जबकि पहले मिला था 3:1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या किया मेंडल ने। जो पेरेंट प्लांट थे और पी जनरेशन थी, उन्होंने सीड्स को सिलेक्ट किया। सीड्स में क्या लिया? एक तो उसका राउंड शेप लिया और येलो कलर,
बोथ आर डोमिनेंट। और उसी का रेसेसिव पार्ट हमने क्या पढ़ा था, राउंड के संग रिंकल्ड पढ़ा था, येलो के संग ग्रीन पढ़ा था, ठीक है। तो दीज आर रेसेसिव कैरेक्टर्स। हमें पता है कि हम डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा रेसेसिव पार्ट होता है उसी जो हमने डोमिनेंट के लिए जो अल्फाबेट यूज होता है उसी अल्फाबेट को स्मॉल लेटर्स में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे, अब कैपिटल आ रहा है तो हम एक ही लिख लेंगे, ठीक है, सेम ही है। तो जो गैमीट्स प्रोड्यूस हुए वो हुए हमारे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। जब इन्हें क्रॉस कराया तो सारे के सारे प्लांट्स हमें कैसे ऑब्जर्व हुए, राउंड एंड येलो, लेकिन उनका जो जीनोटाइप था वो था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब यहाँ पे ये जो स्मॉल है ये प्रेजेंट है, इस समय अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि कैपिटल प्रेजेंट है साथ में या डोमिनेंट प्रेजेंट है, बट फ्यूचर में करेगा अपने एक्सप्रेशन शो, ठीक है। अब उन्होंने जो F1 जनरेशन थी उसका सेल्फिंग कराया, मतलब आपस में उनको क्रॉस कराया। इस कंडीशन में जो गैमीट्स बने, दीज आर 4 टाइप ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे 2 थे गैमीट्स, यहाँ पे 4 हैं। कौन कौन से मिले, एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब इन्हें आपस में क्रॉस करा। यू नो दैट मैंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, पोनेट चार्ट फॉर्म में। पोनेट चार्ट में क्या करते हैं, जो कॉलम बनाते हैं, जो आपकी रो में जो मेंशन होगा वही कॉलम में, यानी कैपिटल आर अगर यहाँ है तो यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई है तो यहाँ स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। मतलब जो चीज जिस कॉलम में लिखी है उसी रो में लिखी जाएगी, ठीक है। अगेन इनको क्रॉस कराया तो रिजल्ट्स हमें इस टाइप से मिले, कुछ आपके 16 ये ऑब्जर्व हुए, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो कंप्लीटली डिफरेंट थे। फिनोटाइप में हमको मिला 9:3:3:1, जबकि जीनोटाइप में मिला 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। ये हमें किस टाइप के मिले, जीनोटिपिक रेशियो, मतलब ये जो हमें एक्सप्रेशन यहाँ गैमीट्स की फॉर्म में मिल रहा था, ठीक है। तो अब इसे देख लेते हैं। ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे मेंशन किया है रिजल्ट को, 9:3:1 को। देखो 9 कौन से हैं, जहां पे एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है, वो 9 है, ठीक है। यानी राउंड येलो, राउंड ग्रीन, यानी राउंड तो है, मतलब कैपिटल आर तो है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, तो उस कंडीशन के 3 रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए। और वहीं पे हमें रिंकल्ड येलो, यानी कि जो आपका कैपिटल आर है वो तो एब्सेंट है, मतलब दोनों स्मॉल आर है, लेकिन एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है एटलीस्ट। वो कंडीशन कैसी थी, 3 प्लांट्स ऐसे ऑब्जर्व हुए और एक प्लांट ऐसा ऑब्जर्व हुआ जहां पे पूरा का पूरा कंप्लीटली रेसेसिव था, ठीक है। यानी एक ये वाली कंडीशन एंड एक ये वाली, ये होमोजाइगस भी है और ये भी होमोजाइगस है, बाकी सारे आपके हेट्रोजाइगस हैं जहां पे मिक्सिंग है, ठीक है। तो दीज आर सम रिजल्ट्स, और ये आपको याद करना है। एटलीस्ट आप फिनोटिपिक रेशियो याद कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंड अगेन ठीक है, हम फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जो आपके मैंडल्स के दोनों लॉ पे बेस्ड है, साथ में कुछ जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की थी प्रीवियस वीडियो में उससे रिलेटेड, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस और द प्रीवियस वन वीडियो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो उसे। एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you will get the notification whenever I upload any video, okay.